आप सभी का सादर अभिवादन। आज एक नए भूगोलवेत्ता को देखा जाएगा जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, हमबोल्ट के समकालीन हैं, आरामचेयर भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं और कुंडे के लिए जाने जाते हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में, इनकी प्रमुख विशेषताओं को, इनके भौगोलिक योगदानों को। इनका नाम है रिटर। इनका पूरा नाम है कार्ल रिटर। तो आइए देखा जाए इनकी कुछ विशेषताएं और जो भौगोलिक योगदान है उनको। इन्हें आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि हमबोल्ट के साथ साथ इनका भी नाम भूगोल के संस्थापकों में आता है। इन्हें भूगोल रूपी भवन की नींव का, भूगोल रूपी भवन का आधार स्तंभ इनको कहा जाता है। इन्होंने और हमबोल्ट ने मिल करके भूगोल को एक नई ऊंचाइयां देने का प्रयास किया और इनके योगदानों के कारण आज भी भूगोल जगत में इन्हें श्रेष्ठ भूगोलवेत्ताओं में माना जाता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं और आधुनिक भूगोल रूपी भवन के स्तंभ के रूप में भी जाने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह बता दिया जाए कि यह हमबोल्ट से 10 वर्ष छोटे थे, अर्थात 1769 में हमबोल्ट का जन्म हुआ था और रिटर महोदय का जन्म 1779 में हुआ था। तो उनसे ये 10 वर्ष छोटे थे, किंतु दोनों की मृत्यु एक ही वर्ष हुई, अर्थात 1859 में ये दोनों की मृत्यु हुई थी। इसी समय डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का भी प्रकाशन हुआ था। इन दोनों की मृत्यु के वर्ष के समय। तो रिटर हमबोल्ट के समकालीन और रिटर हमबोल्ट को अपना शैक्षिक गुरु मानते थे। इन्होंने बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे ज्ञान रूपी फैक्ट्स हमबोल्ट से प्राप्त किए। आइए कुछ और देखते हैं। ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा का पोषक। ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा मतलब टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। टेलियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है रिटर के अनुसार कि ईश्वर ने पृथ्वी पर जिन भी चीजों को बनाया है, जिन जिन वस्तुओं को बनाया है, उनके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। ईश्वर ने उसे निरुद्देश्य नहीं बनाया है। यदि झरनों का निर्माण किया तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य है, नदियों का निर्माण किया तो उसके पीछे भी कोई उद्देश्य है, पंछियों की रचना किया या पंछियों को अस्तित्व में लाया तो इसके पीछे भी कोई न कोई उद्देश्य है। तो ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा एक प्रकार से यह इनका एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड प्रतीत होता है। तो प्रत्येक वस्तु में यह ईश्वर के दर्शन महसूस करते थे। टेलियोलॉजिकल कंसेप्ट यही। आरामचेयर भूगोलवेत्ता। जितना ही इनके शैक्षिक गुरु हमबोल्ट ने लंबी यात्राएं की थी, जैसा कि पिछले चैप्टर में बताया गया कि लगभग 90,000 किलोमीटर से अधिक की यात्राएं हमबोल्ट के द्वारा की गई थी, रिटर उतने ही आराम तलब थे, अर्थात यह पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के जरिए इन्होंने तमाम भौगोलिक विचारों, तमाम भौगोलिक योगदानों को जन्म दिया और इसीलिए कुछ विद्वानों ने इनकी आलोचना भी किया, क्योंकि इनके जो कार्य थे वह एक तरीके से पुस्तकीय अनुभवों पर या पूर्व की पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान के अनुभवों पर आधारित थे। तो आरामचेयर भूगोलवेत्ता अर्थात एक जगह बैठकर भूगोल के संदर्भ में विचार व्यक्त करने वाले भूगोलवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आरामचेयर भूगोलवेत्ता निगमनात्मक अध्ययन विधि के समर्थक। यह डिडक्टिव मेथड के पोषक थे। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अर्थात पहले उदाहरण देना फिर उसके बारे में बताना।
इसे इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे किसी को सेब खाने के लिए दिया जाए और फिर उससे सेब की गुण विशेषताओं के बारे में, उसके स्वाद के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में पूछा जाए, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सेब के बारे में बताना सरल होगा। और इसका उलट होता है आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति अर्थात इंडक्टिव मेथड, इसमें उलट होता है। कैसे? जैसे किसी से पहले सेब के बारे में पूछना और उसकी गुण विशेषताओं को जानने का प्रयास करना और सब कुछ के बाद उसे अंत में सेब उपलब्ध कराना। तो अर्थात इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की ओर आते हैं, अर्थात यह निगमनात्मक की तुलना में उलट मेथड है। तो निगमनात्मक मेथड के यह समर्थक थे, डिडक्टिव मेथड के समर्थक थे। इसके बाद है विविधता में एकता का समर्थक। यह अनेकता में एकता के पोषक थे, अनेकता में एकता के समर्थक थे। यह मानते थे कि धरातल पर जैविक और अजैविक घटक या विविध प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह अलग अलग होते हुए भी कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जल एक अलग घटक है, वायु एक अलग घटक है, तापमान एक अलग घटक है, वर्षा एक अलग घटक है, किंतु यदि देखा जाए तो सभी एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरिलेटेड हैं, अर्थात इनमें कहीं न कहीं एकता के दर्शन होते हैं, कहीं न कहीं इनमें एकता प्रतीत होती है। तो विविधता में एकता के समर्थक थे। इसके बाद भूगोल को अर्धकुंडे माना। अर्धकुंडे जर्मन भाषा का एक शब्द है, अर्धकुंडे। अर्धकुंडे को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे कहते हैं भूविज्ञान, अर्थात इन्होंने भूगोल को भूविज्ञान माना और इस अर्धकुंडे को इन्होंने दूसरा नाम दिया था, उपनाम दिया था जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी, सामान्य तुलनात्मक भूगोल, अर्थात अर्धकुंडे का उपनाम जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी भी रखा। इनकी दो पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आती हैं, पूछी जाती हैं, अर्धकुंडे एंड लांडेर कुंडे। अर्धकुंडे अर्थात भूविज्ञान और लांडेर कुंडे अर्थात प्रादेशिक अध्ययन। लांडेर कुंडे का अर्थ है प्रादेशिक अध्ययन। यह प्रादेशिक अध्ययन के भी समर्थक थे और इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। प्रादेशिक अध्ययन हेतु लांडेर कुंडे शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, यहाँ पर ये दिया गया है। तो प्रादेशिक भूगोल का जनक भी इन्हें माना गया। इसके बाद इनकी अध्ययन विधि को देखिए। इन्होंने 4 अध्ययन विधियों को बताया। अनुभविक विधि, एम्पिरिकल मेथड। अनुभविक विधि क्या होती है? अनुभविक विधि का मतलब होता है कि तथ्यों का स्वयं परीक्षण करना, निष्कर्ष प्राप्त करना और उसके बाद उसके बारे में बताना, प्राप्त अनुभवों के आधार पर ज्ञान सृजन करना या ज्ञान देना। तो ये अनुभविक मेथड हो गई। तुलनात्मक विधि, इसे कार्य कारण विधि भी कहा जाता है, अर्थात 2 घटनाओं या 2 कार्यों के बीच में तुलना करना या किसी कार्य के पीछे क्या कारण है और कारण क्यों घटित हुआ, यह इसमें देखा जाता है। अर्थात कार्य का संबंध कारण से है और कारण का संबंध कार्य से है, तो कार्य कारण संबंध तुलनात्मक विधि के अंतर्गत। इसके बाद विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि इनके अध्ययनों में देखने को मिलती है। विश्लेषण का मतलब अलग अलग पक्षों का अध्ययन करना, उनके बारे में बताना और पुनः उन अलग अलग तथ्यों का, अलग अलग फैक्ट्स को एक जगह करना और उनको समग्र रूप से बताने का प्रयास करना, उसे संश्लेषित करने का प्रयास करना, ये संश्लेषण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। इसके बाद डी मानचित्रण विधि। मानचित्रण विधि से तात्पर्य है कि मानचित्रों के माध्यम से ज्ञान का विस्तार करना। इनका यह मानना था कि भूगोल की ज्ञान का प्रसार या भूगोल के विभिन्न तथ्यों का वर्णन मानचित्रों के माध्यम से होना चाहिए। मानचित्रीय विधि के माध्यम से किया गया वर्णन
एनालिसिस वह बहुत प्रभावकारी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो मानचित्रण विधि के समर्थक थे। अब एक दूसरी चीज प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमबोल्ट और रिटर में समानता क्या थी। तो हमबोल्ट और रिटर में कई समानताएं थी, जिसमें से 3 यहाँ पर दी गई हैं। पहली समानता थी कि प्रकृति की एकता में विश्वास। दोनों विद्वान हमबोल्ट और रिटर दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। प्रकृति की एकता में विश्वास का तात्पर्य है कि दोनों ही प्रकृति के अलग अलग पक्षों में एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप मानते थे, एक दूसरे से अंतर संबद्धता मानते थे। तो प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। और दूसरा है भौगोलिक अध्ययन में मानव को महत्व। दोनों विद्वानों ने अपने विविध भौगोलिक अध्ययनों में मनुष्य को विशेष स्थान दिया, तो मानव को महत्व। इसके बाद अनुभविक विधि, एम्पिरिकल मेथड, दोनों विद्वानों के द्वारा अनुभविक विधि, एम्पिरिकल मेथड का प्रयोग किया गया। अर्थात पहले तथ्यों के बारे में समझना, उनका परीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, तत्पश्चात प्राप्त अनुभवों के आधार पर ज्ञान का सृजन करना या ज्ञान का संचय करना। तो यह कार्ल रिटर के जीवन से संबंधित विविध भौगोलिक कार्यों को यहाँ पर देखा गया, इनके बारे में बताया गया। यदि इनका ठीक से अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले विविध परीक्षाओं में इससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।